Good morning, children. How are you? Let's start with our lesson. We had completed up to the literary sources in the previous class. Today we'll proceed with archival records. Now, what are archival records? Archival records are the literary sources, लिखे हुए sources जो कि कोर्ट में लिखे जाते थे. किंग्स के कोर्ट में जो ट्रीटी साइन संधियाँ साइन होती थी या जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, दस्तावेज होते थे, उनको आर्चिवल रिकॉर्ड्स कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम वेरियस लिटरेरी सोर्सेज डिस्कस्ड अबव, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और आर्चिवल इन द फॉर्म ऑफ रॉयल फरमान्स और डिग्रीज issued by rulers, treaties or agreements between different kings, chronicles of court and records of revenue also serve as important source of information. So this is also an important source of information. Whatever we get from the court writings, जो भी कोर्ट में लिखा होता था, ट्रीटीज साइन होती थी दो राजाओं के बीच के अंदर, वो हों या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कोई राजा ने फरमान जारी किया हो वो हो, किसी भी तरह के जो रिटन रिकॉर्ड्स कोर्ट में होते थे वो सब आर्चिवल रिकॉर्ड्स कहलाते थे. और उनसे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कोर्ट के बारे में, राजा के टाइम की, उस समय जो भी रूलर होता था उसकी जो रूलिंग्स होती थी, पॉलिसीज़ होती थी, कंडीशन होती थी स्टेट की, उन सब की इन्फॉर्मेशन हमें उनसे मिलती है. इन्फॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड, उस पीरियड की. दे थ्रो लाइट on the administrative policies and the political system of the kingdoms. अब उनसे हमें क्या जानने को मिलता है? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, राजा की रूल करने के जो तरीके थे और जो पॉलिसीज़ थी उससे संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से शासन संबंधित जो भी तरीके थे, रूल्स रेगुलेशंस थे, वो सारे हमें इससे पता चलते हैं. उस पूरे किंगडम के हमें उससे पता चलते हैं. किससे? आर्चिवल रिकॉर्ड से. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स. वी हैव डन विद द रिकॉर्ड्स. लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? You have read about archaeological sources, then you've read about literary sources. In archaeological, you read about the monuments, buildings, inscriptions, coins, painting and sculptures. Then the literary sources में भी कोर्ट के literary sources, biographies, autobiographies and the religious books, travelers account, religious literatures, है ना, और calligraphy and the archival records. All these are the written records. हमें written records इन सब से भी history का पता चलता है. Now we move forward with the importance of geographical factor. Geography is one of the most significant drivers of history. History पे बहुत ज़्यादा effect geography डालती है. Now you'll say how. We'll study about it how. In the absence of the concept of space, history would rather be incomplete and devoid of its vital substance. अगर हम इस कॉन्सेप्ट को नकार दें, जगह के कॉन्सेप्ट को नकार दें, तो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है. उसकी जो मेन उसका तत्व है वो ख़त्म हो जाता है या अवॉइड हो जाता है. That is why history is often regarded both as the history of mankind and the history of environment. इसलिए हम history of mankind भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये humans की history है, along with history of environment, वातावरण की history भी बोलते हैं, क्योंकि कहाँ थे, किस देश के थे, वहाँ की conditions क्या थी. Geography plays an important role. ठीक है, माउंटेन एरिया के अंदर रहने वाले लोगों की इनकम अलग होती है, वहाँ का सिस्टम अलग होता है, वहाँ अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो अलग ढंग से होती हैं, लोग अलग तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं. वहीं डेजर्ट के जो स्टेट्स थे जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, उनके अपने अलग चैलेंजेस होते थे. प्लेन्स में होने वाले अलग तरह के होते थे, वहाँ पे अलग चैलेंजेस होते थे. समुद्र के किनारे जो स्टेट्स बने हुए हैं उनके अलग चैलेंजेस होते थे. इस तरह से तरह तरह की जोग्राफिकल एरियाज़ के अंदर तरह तरह के चैलेंजेस होते थे. लड़ाई लड़ने के तरीके भी उनके एंड उनके वेपन्स भी
उसमें अलग होते थे, उनकी वॉर ट्रेनिंग्स भी अलग होती थी. जोग्राफिकल फीचर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. Keeping this in mind, it is crucial to go back in time in order to understand the geography and environment of the regions that had influenced the history of India. तो हम geography थोड़ा बहुत समझेंगे कि कैसे geography ने history को influence किया, प्रभावित किया अलग अलग regions की, that we will study. The three major physiographical divisions that have played an important role in the history of Indian subcontinent are the Himalayan uplands, the Indo-Gangetic plains and the पेनन्सुला इंडिया. ये 3 पार्ट हैं इंडिया के जिन्होंने जोग्राफी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हिस्ट्री के अंदर. नाउ यू वेरी वेल नो गैंजेटिक प्लेन्स कौन से हैं, जो गंगा रिवर के और उसकी ट्रिब्यूटरीज के प्लेन्स हैं. दोज आर कॉल्ड गैंजेटिक प्लेन्स. एक बार मैं मैप, आई विल ओपन मैप फॉर यू पीपल. So now in the given map you can see the upper line which I have shown is the Himalayas. This area is the Himalayas. Then this portion, all area is covered by Ganga and its tributaries. It's called Gangetic Plains, and this part is called Peninsula India. So these play a vital role. The Himalayas, the Gangetic Plains and the Peninsula plays important role in the history of India. Now the Himalayas uplands consist of a chain of lofty mountains. So on the top of the India is the lofty Himalaya mountains. ऊपर की तरफ क्या है इंडिया के अंदर, बहुत बड़े बड़े माउंटेन चेन जो कि हिमालयाज़ की माउंटेन चेन है. ड्यू टू द वेदरिंग एंड इरोजन ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल आर कंटिन्यूसली कैरिड डाउन इनटू द प्लेन्स फ्रॉम दीज माउंटेन्स. और इन माउंटेन्स से क्या होता है, ऊपर से नदियाँ बह के नीचे आती हैं तो वो अपने साथ ड्यू टू वेदरिंग. व्हाट इज़ वेदरिंग? अपर लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ किसी भी वजह से जब एक तरह से दूसरी जगह मूव कर जाती है, ड्यू टू विंड, ड्यू टू वाटर, ड्यू टू एनिमल्स, किसी भी तरह से जब इरोजन होता है ऊपर से लैंड का और वो दूसरी जगह पहुंचता है, दैट इज़ वेदरिंग. टॉप लेयर का ख़त्म होना, टूटना, बिखरना, दूसरी जगह पे पहुंचना इज़ वेदरिंग. वेदरिंग एंड इरोजन बोथ, व्हाट आई एक्सप्लेन. सो वेदरिंग एंड इरोजन इज़ एक ऊपर लेयर का ख़त्म होना, घिसना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, दिस इज़ वेदरिंग एंड इरोजन. ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ फर्टाइल एलुवियम. फर्टाइल सॉइल, एलुवियम इज़ एक तरह की मिट्टी होती है और वो बहुत ही फर्टाइल यानी बहुत ही उपजाऊ होती है और वो बहुत क्वांटिटीज़ यानी काफ़ी तादाद में कंटिन्यूसली वहाँ नदियों के साथ बह के नीचे आती रहती हैं. नदियाँ अपने साथ तेज़ बहती हैं ऊपर से नीचे, तो उसमें कुछ भी उसके साथ टकराता है, मिट्टी, छोटे कंकड़ सब कैरी करके नीचे लाती है. कहाँ लेके आती है? नीचे गैंजेटिक प्लेन्स में, जो भी मैंने बताया था कि जो गंगा प्लेन्स है और गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वहाँ पूरे उस एरिया के अंदर, उस प्लेन्स के अंदर वो एलुवियल सॉइल, फर्टाइल एलुवियल सॉइल माउंटेन्स से लेके आती है. द 3 great perennial river system, that is the Indus, the Ganga and the Brahmaputra are fed by the Himalayan snows. Now 3 river system है. Why system? Because सबके साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं. इंडस, उसके साथ उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, तुमने नाम सुना होगा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज. पंजाब जिसे कहते हैं, पंज मीन्स 5 एंड आब मीन्स पानी. सो पंजाब जो कि आधा पंजाब पाकिस्तान में रह गया, आधा इंडिया के अंदर आ गया है, उस पूरे एरिया में से 5 तरह की नदियाँ, इंडस की ट्रिब्यूटरीज बहती थी किसी समय. सो उस पूरे एरिया को जो है
इंडस बेसन कहते हैं, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं। देन द गैंजेटिक प्लेन्स, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स बनाती हैं। एंड देन नॉर्थ ईस्ट के अंदर ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज, नॉर्थ ईस्ट यानी असम और वो छोटे स्टेट्स जो भी हैं उधर, अरुणाचल है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, ये वाले जो 7 सिस्टर एरिया है, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी असम में होती हुई बहती है, वहाँ उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, तो वो उस पूरे एरिया को फर्टाइल बनाती हैं। तो ये 3 रिवर सिस्टम हैं, तो इंडिया के ऊपर ऊपर ही है। वेरी फर्स्ट कम्स द इंडस सिस्टम, देन इन बिटवीन गैंजेटिक प्लेन्स एंड देन द ब्रह्मपुत्र सिस्टम। तो ये सारी जो नदियां हैं, इनको पानी कहाँ से मिलता है? हिमालयन स्नो से मिलता है। हिमालय में पिघलने वाली नदियों से पानी मिलता है, हिमालय से पिघलने वाली बर्फ़ से इन नदियों को पानी मिलता है। See, I have shown in the map the upper line. Here it is Brahmaputra, which is flowing from top माउंटेन रेंजेस से होते हुए अरुणाचल से अंदर आ रही है, ये इधर असम कवर करती हुई। देन दिस इंडस सिस्टम इन दिस एंड ऊपर से बहती हैं, उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं इस तरह से जो इस पूरे एरिया को कवर करती हैं। सो दिस इज़ पूरा नॉट अजमेर, आई विल से दिस मच पोर्शन, this much portion, this is the Indus River basin, then this is the Gangetic system। तो ये 3 रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र, this one is Brahmaputra, this one is Gangetic and this one is Indus system। So all these 3 systems, in all these 3 systems the 3 main rivers Indus, Ganga and Brahmaputra आर गेटिंग वाटर फ्रॉम द हिमालयन स्नो। हिमालय के पहाड़ की बर्फ़ पिघलने से इन नदियों को पानी मिलता है। द एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया अपीयर ऑन द मैप लाइक अ ह्यूज आर्क एक्सटेंडिंग फ्रॉम अबाउट 3200 किलोमीटर्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द इंडस टू द माउथ ऑफ द गंगा। अब ये जो है, अगेन आई विल एक्सप्लेन यू इन द मैप कि ये किस तरह से फैले हुए हैं। सो नाउ यू कैन सी अ आर्क ड्रॉन। ये जो आर्क बना हुआ है इस शेप में, ये गैंजेटिक, ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं अपने नॉर्दर्न इंडिया में हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस का जहाँ से स्टार्टिंग होता है वहाँ से ये प्लेन्स वी कैन सी आर, दिस आर्क इज़ फॉर्मिंग फ्रॉम हियर टू द एंड ऑफ द गंगा, यहाँ तक ये आर्क बना हुआ है। सो इस पूरे एरिया के अंदर ये 3200 किलोमीटर्स है फ्रॉम माउथ ऑफ इंडस हियर टू द माउथ ऑफ गंगा हियर। द हड़प्पन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड and the first in the subcontinent, flourished in the plains along the river Indus। सो ये जो आप एरिया देख रहे हो ये पूरा इंडस बेसन है, यहाँ ऊपर से इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज होती थी। तो यहाँ पे हम IVC को देखते हैं। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC। सो ये पूरा एरिया जो था, दिस एरिया, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है फ्लरिश हुई थी, फली फूली थी या डेवलप हुई थी, विकसित हुई थी। वैसे अलोंग द रिवर साइड्स, रिवर्स के किनारों पे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी उसकी जो हेल्पिंग रिवर्स कहलाती हैं, धाराएं कह सकते हो या हेल्पिंग रिवर कह सकते हो, या छोटी नदियाँ जो उसमें आके मिलती हैं, दोज आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं जिनका नाम अभी मैंने बताया था, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ये सब क्या हैं? ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। तो यहाँ पे IVC जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये विकसित हुई थी, जो कि सब कॉन्टिनेंट की पहली सभ्यता कहलाती है। और ये कब हुई थी? मोर देन 4 मिलेनिया अगो, यानी 4000 साल पहले ये यहाँ पे डेवलप हुई थी।
ऐसा माना जाता है, बिकॉज जो सामान मिलता है उससे वो रेडियो कार्बन डेटिंग करके उसकी एज का पता चलाते हैं, तो पता चलता है कि ये नियरली 4000 ईयर्स पहले यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी। और इसी तरह से जो गंगा प्लेन्स हैं विच हैव शोन यू इन द मैप, गंगा प्लेन्स, दिस एरिया इज़ गंगा प्लेन्स, और इसकी ये ट्रिब्यूटरीज, इसकी सहायक नदियाँ कोसी, गंडक, घाघरा, यमुना, चंबल, ये सब क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, जो कि इधर इस मेन गंगा के साथ में आके मिलती हैं। ये पूरा जो एरिया है गंगा प्लेन्स हैव सस्टेन्ड एंड नर्चर्ड सिटी लाइफ। तो यहाँ की जितनी भी सिटीज़ थी ओल्डन टाइम्स में, उन सबको इन नदियों से पानी मिलता था, और वो ट्रेवल के यूज़ में भी आती थी, क्योंकि इस रिवर के ऊपर जितने शहर बसते हुए थे, तो एक से दूसरे में जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट भी यूज़ किया जाता था, जिनमें बहुत पानी रहता था, बिकॉज़ ये नदियाँ बर्फ़ पिघलने से पूरे साल बहती हैं, इसलिए इनमें ट्रांसपोर्टिज्म भी इजी था। सो ये सिटी लाइफ को बहुत सपोर्ट करती थी। सिटी लाइफ, स्टेट, सोसाइटी एंड इम्पीरियल रूल। इम्पीरियल रूल जो राजाओं का रूल होता था, अब तो राजाओं का रूल नहीं है ना, अब तो हम एक डेमोक्रेसी हैं। सो जब इम्पीरियल रूल होता था उस समय, फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BCE, दैट इज़ कब से मानते हैं हम इसका डेवलपमेंट, फर्स्ट मिलेनियम BCE, 1000 BCE, बिफोर क्राइस्ट, यानी आज से 3000 ईयर्स पहले हम कह सकते हैं रफली। वी हैव ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट देयर की रोल इन द मेकिंग ऑफ आर एंशियंट हिस्ट्री। नाउ इन्होंने की रोल प्ले किया है, सीन ऊपर आपको बताया गया था 3 parts, Gangetic Plains, Himalaya and Peninsula. Now we are discussing here only the water parts, Indus system, Ganga system and ब्रह्मपुत्र सिस्टम। इन तीनों पे क्योंकि पानी चाहिए, पहले एग्रीकल्चर होता था तो उसके लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। वैसे भी लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पानी। एनिमल्स जब वो लोग पालते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे, तब भी व्हाट दे रिक्वायर्ड, वाटर, बिकॉज वाटर के पास ही प्लांट्स होंगे, घास उगेगी, जानवरों को चारा भी चाहिए होता है, देन वो पानी भी चाहिए होता है पीने के लिए, जानवरों को भी चाहिए, इंसानों को भी चाहिए, खेती करने के लिए भी पानी चाहिए। सो वाटर वाज वेरी एसेंशियल। सो इसीलिए ज़्यादातर जो भी हैं, ज़्यादातर क्या, आई वुड से ऑल द सिविलाइजेशन, जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो सब पानी के पास विकसित हुई हैं। सो इंडिया में भी जोग्राफ़ी ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसमें हमने अभी समझा द वाटर सिस्टम, द river system and water system, how it was important. So the northern plains and the peninsular India are separated by a large intermediate zone. Northern में plains हैं which is clear to you मैप में देख के, then उसके बाद नीचे पेनिनसुला, that also I had shown you. ना उन दोनों के बीच का एक बड़ा पैच है जिसको हम इंटरमीडिएट जोन कहते हैं, और सेंट्रल इंडिया भी कह सकते हैं, जो कि एक्सटेंड करता है गुजरात में, गुजरात से वेस्टर्न साइड में टू उड़ीसा टुवर्ड्स द ईस्ट। ये पूरा स्ट्रेच कितना है, 1600 किलोमीटर का है। द अरावली हिल्स इन राजस्थान सेपरेट द इंडस प्लेन फ्रॉम द पेनिनसुला। और अरावली रेंजेस तुम देखते हो, ये जो राजस्थान में पहाड़ दिखते हैं ये अरावली रेंजेस कहलाते हैं। ये किसी समय में बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन थे, बट वेदरिंग की वजह से, ऊपर पड़ा ना वेदरिंग, धीरे धीरे मौसम जो है, इंसानों ने भी खुदाई की, मौसम से भी ये ऊपर का लेयर विंड से, रेन से इरोज होता रहा, इस तरह से धीरे धीरे छोटे होते चले गए, और आज ये बहुत ही छोटी छोटी पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, कभी ये माउंटेन होते थे। ठीक है। सो जो ये अरावली हिल्स हैं ये क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं, अलग करती हैं इंडिया को, इंडिया के पेनिनसुला पार्ट को और इंडस वैली प्लेन्स को। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट ऑन द मैप लिटिल बिट। So now the Aravalli hills in Rajasthan, these are the Aravalli hills in Rajasthan which you see,
they separate the Indus plains. This is the Indus plain area where the Indus river and its tributaries flow. And the peninsula area is this area. नीचे जो है पूरा जो इंडिया का ट्रायंगल शेप में बना हुआ है नीचे का पोर्शन, दैट इज पेनिनसुला. व्हाट इज अ पेनिनसुला? अ लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. इंडिया का नीचे का हिस्सा वाटर से कवर्ड है 3 साइड्स से. सो दिस इज द पेनिनसुला इंडिया. दिस पार्ट इज पेनिनसुला इंडिया. और ऊपर क्या पढ़ा था आपने? अरावली हिल्स. अरावली हिल्स थी तो ये बैरियर बनी हुई थी बीच के अंदर, कॉन्टैक्ट के अंदर इसके. दिस इंडस प्लेन्स, अरावली एंड हियर द पेनिनसुला इंडिया. सो अरावली प्लेड द रोल ऑफ बैरियर्स. वो एक तरह से बीच में रोक बनी हुई थी, सेपरेट कर रही थी, यू कैन से. रोक तो क्या, क्रॉस तो कर लेते हैं लोग, बट ये एक सेपरेट करके इंडस प्लेन्स को अलग करके पेनिनसुला से दिखाया हुआ है. अरावलीज उन दोनों को सेपरेट कर रही है. द इंटरमीडिएट जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द presence of the Vindhya and Satpura range and the Chota Nagpur plateau. Now I am going to explain you this. This area was, you can say, here, somewhere here. This area is the intermediate zone. because यहाँ आपकी अरावली आ गई, ये दिस इज नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन आ गए आपके, नॉर्दर्न प्लेन्स. नीचे आपका प्लेटो आ गया है, दिस रीजन इज प्लेटो रीजन. अब बीच में ये है द इंटरमीडिएट जोन, जो कि पूरा गुजरात से स्ट्रेच होके इधर उड़ीसा तक आया हुआ है. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन टू यू. सो this intermediate zone, this circle which I have shown, oval I should say, this is intermediate zone. roughly इसे intermediate zone कहेंगे. ऊपर आ गए plains, यहाँ है गंगा plains, और नीचे है peninsula. again this portion will form peninsula. Peninsula is land covered by water on 3 sides. as I said, यहाँ पे Bay of Bengal है, इधर अरेबियन सी है, और नीचे क्या है, इंडियन ओशन. सो ये 3 साइड्स में वाटर से कवर्ड है, इसलिए ये जो पोर्शन है इंडिया का, ये पेनिनसुला इंडिया कहलाता है, साउथ वाला. सो नाउ कम बैक टू दिस ओवल सर्कल. ये जो एरिया है ये इंटरमीडिएट जोन है, जो कि प्लेन्स और पेनिनसुला के बीच में आता है. इसमें विंध्या माउंटेन रेंज है, दीज आर हेयर, समवेयर हेयर आर द विंध्यास. देन द सतपुरा रेंजेस, समवेयर हेयर द सतपुरा रेंजेस आर देयर. एंड द छोटा नागपुर प्लेटो, दिस इज छोटा नागपुर प्लेटो रीजन कवरिंग पोर्शंस ऑफ बिहार. यहाँ पे ये कुछ पोर्शन बिहार का भी कवर कर रहा है. यहाँ पे समवेयर बिहार, दिस इज बंगाल एंड उड़ीसा. फर्दर नीचे ये उड़ीसा का पार्ट आ गया, इस जगह उड़ीसा आ गया है. तो ये बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, इन तीनों का पार्ट भी कवर करता है. नाउ you have understood up to here. Now we again come back to the intermediate zone, which is between the plains and the peninsula, this intermediate zone. Now we will further divide it into 4 parts. First part कौन सा था? Between the Udaipur and Jaipur, Rajputs, the land of Rajputs we can call it, between Udaipur and Jaipur, somewhere this area which is between Udaipur and Jaipur. One portion is this. Then the second one is the Malwa plateau. You can see here Malwa mentioned in the map also. I have written 2 here to make you understand. This was the second part,
Malwa Plateau. Malwa Plateau around Ujjain, more popularly known as Avanti in ancient times. This area was called Avanti in ancient times, the one mentioned as number 2. Vidarbha or the sub-region around Nagpur. Now third one is, this area is called Vidarbha. This area is called Vidarbha and it's near Nagpur. So this area is the third part of the intermediate land and the Chhattisgarh plains. Chhattisgarh state you know is here. So this is Chhattisgarh plains in eastern Madhya Pradesh. Madhya Pradesh was which area? Madhya mein. Madhya Pradesh, Madhya mein. So on the east side of Madhya Pradesh are the Chhattisgarh plains. Chhattisgarh plains in eastern Madhya Pradesh or Dakshina Kosala. It was also called Dakshina Kosala, yani south of Kosala. Kosala was an old state. Now, despite difficulty in communication, because why difficulty in communication? आपने यहाँ पे देखा, I had shown you the Aravali ranges here, और ये इंडस प्लेन था. अरावली प्लेन्स, इंडस प्लेन्स को अरावली ने पेनिनसुला से सेपरेट कर रखा था. नाउ अब यहाँ पे तुम देख रहे हो, यू कैन सी इन द मैप, you will see ranges. You can see Vindhyachal range, Satpura range. There are many ranges out here. See, Vindhya range is there, then the Satpura range is there. They are ranging from here to here, you can see. Then Mahadev Hills, then Kaimur Hills, then Maikala range, then Ramgarh Hills. These are not mentioned in your book. I am just explaining it to you. Rajghat Hills. So you can see this entire area is somewhere covered with small or big hills. So इधर से इधर का कम्युनिकेशन जो है, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज देर आर रिवर्स ऑल्सो. और ये अलग एरिया है, ये एक अलग एरिया है, ये एक अलग एरिया है, बीच में लॉट्स ऑफ स्मॉल एंड बिग हिल्स वर देयर. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स लोगों को होती थी इसके अंदर. So this intermediate zones, I had explained you just now that Vindhya ranges are there, Satpura and other small hills were also Govindgarh Hills and Madhav Hills and Maikala Hills and Ramgarh Hills. These are the obstacles which come between for area of this peninsula and Gangetic plains. दोनों के बीच में आ रहे हैं, ये हिल्स कवर करते हैं. सी यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये अरावली रेंजेस हैं और फिर यहाँ पे ये विंध्या आ गए. तो ये जो एक नंबर 1 पॉकेट हमने बनाया था, एक एरिया था, एक इंटरमीडिएट जोन को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, अभी एक्सप्लेन किया था आपको. तो ये नंबर 1 था बिटवीन उदयपुर एंड जयपुर. देन द नंबर 2 दैट वाज मालवा. अगेन नंबर 2 इज सेपरेटेड बाय नंबर 3 ईयर, जो नागपुर वाला एरिया था, बाय दिस गोविंदगढ़ हिल्स. ओके, एंड देन अगेन दिस Maikala range is there, which is separating third part, that is the Nagpur region, by the fourth part, that is Chhattisgarh region. छत्तीसगढ़ प्लेन्स जो थे, तो ये इंटरमीडिएट जोन के 4 पार्ट हैं और 4 पॉकेट्स कह रहे हैं, बिकॉज ये अलग अलग हैं. इनमें भी आपस में छोटी बड़ी हिल्स इनको डिवाइड कर दे रही हैं. तो पुराने टाइम में इतनी सुविधाएं तो थी नहीं, आना जाना इतना इजी नहीं था लोगों को पहाड़ों को क्रॉस करके. फिर भी लोग कम्युनिकेट करते थे, आपस में आते जाते थे और लड़ाइयाँ भी होती थी. तो साउथ के पोर्शन को जीतने के लिए जब नॉर्थ के राजा लोग जाते थे तो उनको भी परेशानियाँ होती थी, और साउथ वाले जब नॉर्थ में जाते थे उनको होती थी, नॉर्थ वाले जब साउथ में आते थे तब उनको होती थी. सो ये जोग्राफिकली ये एरिया इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे. जैसे गैंजेटिक प्लेन्स हुआ, जैसे इंडस का हुआ, जैसे हिमालयाज़ प्ले करते हैं. हिमालयाज़ अभी भी पूरे इंडिया को
नॉर्थ से बचाते हैं, साइबेरियन विंड से भी बचाते हैं, तो चाइनीज़ इन्वेजन से भी बचाते आए हैं। काफ़ी इंडिया नॉर्थ की तरफ से सेफ रहा है ड्यू टू हिमालयाज़, बिकॉज दे आर वेरी हाई और उनको क्रॉस करके आना इजी नहीं होता। दो देर आर पासेस, तो पासेस तो कम ही होते हैं, पासेस के थ्रू आते हैं, तो पासेस पे आर्मी चेक भी रखती है, सो इट्स नॉट ईजी टू कम थ्रू पासेस। बट ये जो पूरा एरिया है, ये जोग्राफिकल एरिया एक बैरियर की तरह था और काफ़ी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती थी। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं होता था, संचार या संपर्क नहीं होता था, बट आइसोलेटेड, ये अलग थलग ज़रूर कर देता था। ये माउंटेन रेंजेस जो हैं, छोटी छोटी हिल रेंजेस आई शुड से, ये अलग थलग ज़रूर कर देती थी, बांट ज़रूर दे रही थी एक से दूसरे को। So, despite difficulty in communication and movement across the intermediate zone, contacts between these four apparently isolated pockets and between this region and other physiographic divisions did take place. तो हम देखते हैं कि बावजूद इन हिल्स के बावजूद ये अलग अलग एरियाज़ बन गए थे 4 इंटरमीडिएट जोन के अंदर। इंटरमीडिएट जोन अपने आप में सेपरेट करे हुए हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को पेनिनसुला इंडिया से, और ये 4 जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए पॉकेट्स बने हुए हैं, ये पॉकेट्स जो हैं कम्युनिकेशन में इनमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, फिर भी कम्युनिकेशन होता था, संचार होता था, लोग एक दूसरी तरफ जाते थे। बट एक जो हम पढ़ रहे हैं कि जोग्राफिकली हिस्ट्री कैसे बनती है, तो ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। ये जोग्राफिकल कंडीशंस जो इंडिया की ये हिल्स, रिवर्स और माउंटेन्स हैं, इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो विल वाइंड अप आवर लेसन टुडे हियर ओनली, विल कंटिन्यू with the topic is not over yet, but next paragraph we'll do in the next class.